केरल की नीला को छोड़ करके बात नहीं हो सकती, आसाम की सियांग को छोड़ करके बात नहीं हो सकती, गुजरात की ओजत नदी को छोड़ करके बात नहीं हो सकती। सारी की सारी नदियां गंगा परिवार है, गंगा का ये पूरा परिवार है और इस परिवार के अंदर जितनी नदियां हैं उन सारी नदियों के स्वास्थ्य का विचार जरूरी है। और जब हम नदी कहते हैं तो सारे लोग नदियों का मतलब निकालते हैं कि दो किनारों के बीच में बहता हुआ पानी। ये नदी के संबंध में अधूरी समझ है। उपसभापति जी, नदियों के संबंध में मेरा विषय इंटरनेट से डाउनलोडेड नहीं है, ये किसी 5 सितारा होटल के सेमिनारों में से नहीं निकलता है। ये नदी के किनारे पनपता है और नदी के किनारे धूल खा करके और चप्पल चटका करके खड़ा होता है। और हम नर्मदा के संरक्षण पे काम करते हैं। नदी को उसकी समग्रता से समझने की जरूरत है। नदी अपने आप में दो किनारों के बीच में बहता हुआ पानी नहीं है। नदी अपने संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र के साथ एक इकाई है। जो उसका कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया के साथ, जल ग्रहण के साथ वो एक इकाई है। जब भी किसी नदी पर बात करनी होगी तो केवल उसके दो किनारों के बीच में बहते हुए पानी से बात नहीं हो सकती, उसके संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र पर बात करनी होगी। और नदी के संबंध में हम एक शब्द प्रयोग करने लग गए हैं और विशेष करके भारतीय प्रशासन में यह प्रयोग होता है, वाटर बॉडी। नदी वाटर बॉडी नहीं है, ये एक जीवित इकाई है। इससे बात करो तो ये बात करती है, इसके साथ अगर गलत काम करो तो ये सजा देती है। ये कौन लिखा? इसके साथ अगर अच्छा व्यवहार करो तो ये आशीर्वाद देती है। क्योंकि भारतीय चिंतन परंपरा के अंदर हमने इसे वाटर बॉडी नहीं कहा है। चलते चलते 65 सालों के अंदर हमने इसको वाटर बॉडी हमको इसको यूज करना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, ऐसे ऐसे फंडे खड़े कर दिए। जो विषयों को समझते नहीं थे वो कर्णधार बन गए। और 65 सालों के अंदर हमने नदियों के मामले में 2 काम किया है। जिन नदियों को हम सुखा ना पाए उनको हमने मेला कर दिया है। भारत की सारी नदियों के साथ 2 ही काम हुए हैं। जिनको मनुष्य सुखा सकता था, भारत की जनता सुखा सकती थी, भारत की सरकार सुखा सकती थी, उसको हमने सुखा दिया। हम अपने आसपास की सारी नदियों को देख लीजिए। और जिन नदियों को हम सुखा नहीं सकते थे, गंगा को नहीं सुखा सकते थे, सियांग को नहीं सुखा सकते थे, ब्रह्मपुत्रा को नहीं सुखा सकते थे, तो क्या किया हमने? उनको गंदे नालों में तब्दील कर दिया है। उसके अंदर उन्हें बहते हुए गंदे नाले बना दिया है। और इन गंदे नालों के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो सरकार की है और शहरों की है। और विशेष रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये जानना भी चाहते हैं कि वो किस प्रकार से प्रदूषित कर रही है, दोनों सरकार नीतियों के माध्यम से प्रदूषित करती है और शहर जो है वो अपने जलमल के माध्यम से उसे प्रदूषित करता है। और जो लोग फूल नदी में डालने से नदी गंदी हो जाती है, उसके किनारे किसी को जलाते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, ये अधकचरा ज्ञान है। बिहार के अंदर एक कहावत है कि भगवान ने मुंह में जीभान दी हो तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर प्रदूषण के सही मानकों को हम नहीं पहचान रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ वक्ता के संबंध में कहा गया है, जो वक्ता जोर से बोलता है, जो चीख के बोलता है, इसका मतलब है असत्य भाष्य कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ कह देना चाहता हूं कि ऐसा कोई विषय नहीं है। नदी प्रदूषित हो रही है, जो रसायन हम उसमें डाल रहे हैं, जो लाखों टन यूरिया और पेस्टिसाइड्स बरसात से बहकर के उसके एक्वेटिक लाइफ के अंदर आ रहा है, उसने उसको पूरी तरह बदल दिया है। और ऐसा करने में हमने कोई कमी नहीं बरती है। जयराम रमेश जी हमारे मंत्री हैं, बोलते हैं कि खुले में शौच जाना शर्म का विषय है। बिल्कुल सही बात है, खुले में जो शौच जाना यह लज्जा का विषय है। लेकिन यहां मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि एक आदमी के सार्वजनिक रूप से खुले में शौच जाना लज्जा का विषय है, 1.5 करोड़ लोगों का जलमल यमुना में डाल देना यह लज्जा का विषय नहीं है? इस पे लज्जा नहीं आ रही है कि 1.5 करोड़ लोगों का मल मूत्र जमुना जी में जा रहा है, इस पे किसी को लज्जा नहीं है। एक आदमी के खुले के शौच पे जाने पर लज्जा है, यह विसंगति है। और इस विसंगति को कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा और इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। उपसभापति जी, अगर इस बात को नहीं रोका गया तो ये तो सेमिनारों में जुल्मे चल गया है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, ये होगा। मुझे नहीं मालूम पानी के लिए कैसे होगा और कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि वर्ग संघर्ष पैदा होगा और पानी के स्वामित्व को लेकर के वर्ग संघर्ष होगा। आज रेणुका नदी, रेणुका के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमारा पानी दिल्ली क्यों जाएगा। आपने जमुना से पानी ले लिया तो डाउन स्ट्रीम के लोग कह रहे हैं कि हमारा पानी कहां है, आप ज्यादा पानी कैसे ले रहे हैं। ये जो वर्ग संघर्ष है, व्यक्ति
और समाज और सरकार में, और सरकार और उसकी नीतियों में ये वर्ग संघर्ष कल उठ करके बहुत भीषण स्वरूप लेने वाला है। और इसको टालने का एक माध्यम है, क्योंकि विषय को न समझने के कारण सारी समस्या पैदा होती है। जॉर्ज फर्नांडिस अपने मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री। उन्होंने एक कोई नोट चलाया, यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि कैसे चीजें ठीक की जा सकती है। उन्होंने एक नोट चलाया कि कारगिल में रहने वाले जो सिपाही हैं उनको एक निश्चित प्रकार के जूते, मोजे, हाथ के दस्ताने, इसकी जरूरत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने या उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोगों ने उस पूरे प्रस्ताव के ऊपर रेड लाइन लगा दी कि नॉट नेसेसरी, और जो पुराने हैं वो होना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि ऐसा करो, ये जितने लोग इस काम के अंदर जुड़े हुए थे और जो ये मानते हैं कि इन जूतों की जरूरत थी और इन दस्तानों की जरूरत नहीं है, इन सबको सियाचिन ग्लेशियर में 1 सप्ताह के लिए भेज दो। ये जब वहां रह करके आ जाएंगे तो इनको ये समझ में आ जाएगा कि इन दस्तानों की कितनी जरूरत है। मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा एरिया है ना, जिसके अंदर हम दिन भर बैठ करके देश की चर्चा करते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्रशासनिक अधिकारी, संसदीय आवास है, एक दिन के लिए ये जो दिल्ली के पास में जमुना बह रही है, इसका पानी इसके नलों में सप्लाई कर दीजिए। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए कानपुर की डाउन स्ट्रीम का जो पानी है वो सप्लाई कर दीजिए। आप देख लीजिए, बजट भी सैंक्शन हो जाएगा, लोग काम में भी लग जाएंगे, चीजें भी हो जाएंगी। हमारे साथ समस्या यह है कि हम ग्रामीण आदमी की बात नहीं सुनते। हमारे साथ समस्या यह है कि जो पिछड़ा और अंतिम आदमी उसकी बात नहीं समझते। हम तो उसकी बात समझते हैं जो टाई बांधता है और अंग्रेजी बोलता है, और उसी